संबंध, हम लोग संबंध पढ़ाई कर रहे हैं। तो रिक्त संबंध क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। रिक्त संबंध को हम लोग कहते हैं ये एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं? ये एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रिलेशन जो क्या हो, फाई के बराबर हो। अब फाई जो हो, हम जानते हैं कि एक क्रॉस ए का तो सबसेट होता ही है। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, VOID, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ आते हैं। एक एग्जाम्पल है, सेट ए में 1 और 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अगर ए क्रॉस ए निकाला जाए तो क्या क्या आएगा बताओ तो। 1,3 क्रॉस ये 1,3, तो क्या होगा। तो ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो देखिए 1 का 1 के साथ संबंध होगा, ठीक है ना। 1 का 3 के साथ होगा, और ये 3 का 1 के साथ होगा, और 3 का 3 के साथ होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने क्या किया, एक ऑर्डर पर हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब हम एक रिलेशन को आपके सामने लिख रहा हूँ, एक ऐसा रिलेशन लिख रहा हूँ, देखिए AB सच दैट A माइनस B एक ऑड नंबर, यानी ये विषम संख्या होनी चाहिए। अब बताइए कि ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो करेंगे क्या हम लोग, इसको इस रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या आएगा, A माइनस B, यानी हम लोग को ये A है ये B होता है ना, यानी फर्स्ट वाला A है सेकंड वाला B है। तो इसको घटा के देखिए, पहला में से दूसरा को घटाइए कि आपका ये ऑड संख्या यानी विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रही। तो 1 में से 1 घटाओगे, देखो ना, घटाओगे तो ये 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 3, ये 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 3। तो बाबू ये कितना आएगा देखो तो, ये होगा 0, ये 3 में से 1 गया -2, ये होगा कितना, ये 2, ये हो गया 0। तो ये अब बताइए संख्या कोई 0 -2 2 0 ये सब विषम संख्या है क्या? ये सम संख्या है, तो हमको विषम चाहिए ना। तो ये जो ऐसा रिलेशन है ना, ये ऐसा रिलेशन है जिसमें बिल्कुल ही क्या हो रहा है, एक खाली सेट आ रहा है, और ये खाली सेट आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं। इसलिए कहेंगे R जो है ना, R इस क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा। बात समझ आ गई, ये क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जानते हैं क्या, अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला जो रिलेशन होगा वो होगा सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग सार्वत्रिक संबंध, क्या देखेंगे, दूसरा जो है सार्वत्रिक संबंध। ये सार्वत्रिक संबंध को हम इंग्लिश में जानते हैं क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जो R है ना, R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस, ठीक है ना, चाहे R सबसेट तो है, जो R जो होगा ना सबसेट तो है, ये है वो R जो होगा इक्वल होगा A क्रॉस A के। जो रिलेशन A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा, जो रिलेशन A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा वो कहलाएगा सार्वत्रिक रिलेशन। देखिए इसका एग्जाम्पल इसी में लेते हैं, ठीक है ना। एक हम ऐसा रिलेशन लिख रहे हैं ना, जैसे 1 2, ठीक है ना, ये लिख रहे हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं। अगर जैसे मान लीजिए वो रिलेशन दिया हुआ है खुद, ठीक है ना, ये तो सेट ए है, क्या है ये सेट ए है, रिलेशन ही दिया हुआ है कि बताइए 1,1 1,2, ये 2,1, ये 2,2। आप बताइए कि क्या यह सार्वत्रिक संबंध है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ना A क्रॉस A निकाल लोगे। तो A क्रॉस A निकालोगे तो आपको समझ में आया कि पहला सेट में क्या है 1,2 है, अक्रॉस ये 1,2, तो निकाले तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ संबंध है, 1 का 2 के साथ, फिर अब 2 को उठाएंगे, 2 का 1 के साथ, और ये 2 का 2 के साथ।
और देखो हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अगर ए क्रॉस ए हम लोग निकाल लिए हैं, अगर ये जो भी हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है ना, अगर ये रिलेशन बराबर हो जाए ए क्रॉस ए की, देखिए तो जो भी हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है इसमें तो इसी के बराबर ना आया हुआ है, तो रिलेशन तो ए क्रॉस ए के बराबर है, तो हम कहेंगे आर इज क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब एक सार्वत्रिक संबंध है ये, ठीक है ना। तो आपको इस समझ में आया होगा कि ये सार्वत्रिक संबंध क्या है, तो वैसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए वो सार्वत्रिक हो गया। अब ऐसा रिलेशन जो क्या हो जाए उसमें एक भी एलिमेंट ना आया, मतलब फाई के बराबर आए, तो उसको हम कहेंगे रिक्त संबंध, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए हम लोग समझने वाले हैं अगला जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसको तत्समक या तदात्मक संबंध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो इसमें क्या दिया रहेगा, एक गिवन सेट ए होगा, ए पर अगर हम कोई संबंध को दिखा रहे हैं, अगर वो आइडेंटिटी संबंध है तो इस कैसे समझेंगे कि वो आइडेंटिटी है। देखिएगा यहाँ पे आर इक्वल टू, ठीक है ना, आर इक्वल टू वैसा संबंध तो इस रूप में दिया हो ए कोमा ए सच दैट, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए ओनली, ठीक है ना, आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए ओनली, ठीक है ना। यानी ए जो ए क्या है, एक नंबर है, यानी ए में जितने सारे नंबर होगा वो खुद के साथ केवल वही नंबर संबंध होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए एक सेट ए लिख देता हूँ जिसमें 1 2 हम 3, ये आपका एलिमेंट लिख रहा, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहूँ कि एक रिलेशन बताइए कि एक रिलेशन जो है, ठीक है ना, ये 1,1, ये 2,2 और ये 3,3, बताइए सेट ए पर ये संबंध जो है आर दिया हुआ है, ये हम दिए हुए हैं, चाहे किताब आपका दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये जो से आपका रिलेशन दिया हुआ है आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, या पूछेगा तत्समक या तदात्मक है कि संबंध है कि नहीं है, तो क्या चेक करना है भाई, क्या परिभाषा कहता है कि फॉर एवरी ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए उसमें होनी चाहिए, मतलब खुद के साथ होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 इसमें है ना, तो अब ये 1 है 2 है 3, यानी एक जगह पे क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3, ये ना दिया हुआ है सेट में। तो हमको देखना है क्या, खुद के साथ, ये एक जगह पे भी है यहाँ भी ए, तो 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ओनली लिखा हुआ है, यानी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आपका बात समझ में आ गई। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर में क्या होनी चाहिए, ए कोमा ए होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और रिलेशन आपको दे देता हूँ, ऐसे 1,1 भी है, ये 2,2 भी है, ये 3,3 भी है, और यहाँ पे 2,1 एक दे देता हूँ। बताइए आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो अगर केवल कह दिया ओनली होना चाहिए, यानी ये 2,1 अगर नहीं होता तब ना जाके होता, लेकिन 2,1 एक्स्ट्रा आ गया है, तो आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, सेम ही केवल होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लिए, अब हम लोग आगे समझते हैं, वो है, ठीक है ना, अगला जो है ना, अब बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग रिलेशन को देखेंगे, वो तीनों क्या है 12th क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि ये सेट ए पर ही हम रिलेशन को देख रहे हैं, एक ही सेट पे देख रहे हैं, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब इसी को हम रिलेशन के रूप में कि ऐसा रिलेशन आर जो जिसमें क्या हो, ए कोमा ए हो
सच दैट, ठीक है ना, ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे उसका खुद होनी चाहिए, इसके अलावा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें ओनली नहीं लिखा गया है। कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ था वनली, लेकिन इसमें वनली नहीं लिखा हुआ है, यानी ये ए के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे आपके पास एग्जांपल एक लिख देता हूँ, सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझना है तो एक रिलेशन R1 लिख रहा हूँ सेट ए से ए में 1,1, ये 2,2, ये 3,3, ठीक है ना, और ये 2,1। तो बताइए कि यह आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया इसमें, लेकिन आइडेंटिटी होने के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाए ना तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R1 क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल ए, जितना ए में जितने सारे एलिमेंट है खुद का खुद है, एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए R2 देख देते हैं, 1,1 लिख दिए, ये 2,2 लिख दिए और ये 2,1 लिख दिए। ये बताइए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो खुद का खुद नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा तो चलेगा, लेकिन 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 इसमें नहीं है, तो यहीं पे ये फेल कर गया कि क्या है, ये आपका समतुल्य संबंध नहीं है। R3 देखिए, R3 एक संबंध लेता हूँ, 1,1 लिख दिया, ये 2,2 लिख दिया, ये 3,3 लिख दिया, और ये आपका 2,3 लिख दिया, 2,3। बताओ ये जो हम संबंध लिखे हुए हैं, बताओ R3 वो क्या, वो समतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है? या तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, 1,1 है कि नहीं है, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, यानी ये भी आपका है। बात समझ में आ गई? तो ये था हम लोग क्या, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या देना है, ईच यानी ए बिलोंग्स टू ए होनी चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर एक संबंध है, आर क्या एक संबंध है, उस संबंध में होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो है आपका क्या, सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे सममित संबंध। क्या देखेंगे, सममित संबंध, यानी ये सममित संबंध क्या होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन बहुत इजी है। देखिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, एवरी ए कोमा बी, चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए कोमा बी रिलेशन संबंध में है, देन तो बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब ये इसका क्या है, रिलेशन है कि अगर ए बी आर में है, यदि ए बी आर में है तो बी ए भी होनी चाहिए। यदि देखो, यदि ए बी आर में संबंध में है तो बी कोमा ए
ऑल्सो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। देखिए लिख देते हैं होना चाहिए, ये लिख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि अगर ए बी है उस रिलेशन में तो बी ए भी होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो एक सेट ए पर हम एक रिलेशन लिख रहा हूँ, एक सेट ए दिया हुआ 1 2 3, ठीक है ना। अगर हम एक यहाँ से एक संबंध को लिख दूँ 1,1, ठीक है ना, 1,2 और ये 2,1, तो बताओ कि यह एक सममित संबंध है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या चेक करना है, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर यानी जो भी ए बी अगर संबंध में है ना तो उसके उल्टा यानी बी ए उसमें होना चाहिए, यही ना देखना है। तो 1,1 है ना तो उसके उल्टा भी उसमें यहाँ से यहाँ तक मौजूद होनी चाहिए। तो 1,1 को उल्टोगे तो 1,1 ही ना होगा, ये तो खुद है, ये है। ये 1,2 के उल्टा कौन है, ये 2,1, तो 2,1 यहाँ पे है, और 2,1 को उल्टोगे तो 1,2 यानी 1,2 इसमें है, यानी प्रत्येक का उल्टा इसमें होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी इसमें होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं सममित संबंध। मतलब ये वाला सममित संबंध है। एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 देख लीजिए, 1,1, ये 2,2 और ये 3,3। बताइए कि ये R2 जो दिया हुआ है ये सममित संबंध है कि नहीं है। तो देखिए इसके उल्टा 1,1 के उल्टा 1,1, 2,2 के उल्टा 2,2 खुद है, 3,3 के उल्टा 3,3, यानी सबके उल्टा इसमें गिवन है, तो ये भी आपका सममित संबंध है। R3 देखता हूँ, ठीक है ना, 1,1, ये 1,2, बताइए ये सममित संबंध है कि नहीं है। 1,1 के उल्टा तो 1,1 है, ये ठीक है। 1,2 के उल्टा 2,1 यहाँ से यहाँ तक इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ये सममित संबंध नहीं है। तो देखिए सममित के लिए क्या ध्यान देना है कि किसी भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन रहेंगे उसके उल्टा होनी चाहिए। ऑर्डर पेयर के उल्टो 1,1 के उल्टा 1,1 तो है, 1,2 के उल्टा 2,1 तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी उल्टा देखना है। उल्टा अगर उसमें मौजूद है तो सममित है यानी सिमेट्रिक है, अन्यथा उल्टा नहीं है तो सममित यानी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिलेशन सेट ए पे इसी पे लेता हूँ, 1,2 ले लीजिए, ये 2,1 कर लीजिए, ये 3,1 कर लीजिए, ठीक है ना। ये बताइए, एक ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव मैसेज दे देगा, बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तब चेक करोगे ना, 1,2 के उल्टा 2,1 तो 2,1 तो है, 2,1 के उल्टा 1,2 तो यानी है, और 3,1 के उल्टा 1,3 होनी चाहिए, 1,3 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है ना आपका क्या है, ये सममित संबंध नहीं है यानी सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला जो हम देखेंगे संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत ध्यान देकर के इसको समझ लीजिएगा आप कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। देखिए हम इस सेट ए में मान लेते हैं कि ए बी सी ये 3 नंबर ए में विद्यमान है, प्रेजेंट है। तो अगर यदि ए का रिलेशन, ध्यानपूर्वक ए का रिलेशन ध्यान दीजिएगा, यदि ए का रिलेशन अगर बी से है एंड लिख रहे हैं, देखिएगा, एंड बी का रिलेशन अगर सी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तो ये कहता है कि ये जरूरी है कि ए का संबंध सी के साथ होगा, यानी ए इज, इसका मतलब हुआ कि ए इज रिलेटेड टू क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। ये कहता है यदि ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो ए का संबंध आपका सी से होगा। ये अगर ऐसा आप रूल को फॉलो करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव संबंध होगा। चलिए ये तो वही हम लोग समझे, यानी इसका मतलब हुआ, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग्स टू आर, एक संबंध में है, एंड ये बी सी भी अगर उस संबंध में है, देन ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझे मेरे बात को, होना चाहिए,
होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ए बी अगर संबंध में है, बी सी संबंध में है, तो ए सी भी उस संबंध में होना चाहिए। तो अब जाके कहेंगे कि ये जो संबंध दिया हुआ है वो क्या है, एक संक्रामक संबंध है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बात समझ में आई होगी। अब इसी को हम नोट में 2 चीज़ जान लेते हैं, ठीक है ना। कैसे इसको पूछ सकता है ये, तो उसको थोड़ा जान लेते हैं, तो नहीं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर, यानी संबंध ए बी संबंध में है, ए बी संबंध में है, चलिए तो देखिए हमें क्या समझे कि अगर देखो नोट में है कि अगर ए बी आर में है, ठीक है ना, एंड बी सी भी आर में है, यदि ए कोमा सी अगर उस आर में नहीं है, समझे, मनीषी का उल्टा है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो अगर ए सी उसमें हो गया ना, तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। मतलब ए बी हो, बी सी हो, तो ए सी होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर नोट में हम आपको बता रहे हैं कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है और ए सी क्या है, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव, ध्यान सुनिए, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी भी आर में है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, यदि ए सी आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव ये नहीं है। यही फेल करने का एक रूल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी दूसरा नोट क्या है, देखिए दूसरा जो नोट आपको बता रहा हूं वो है कि अगर ए बी आर में है, ए बी संबंध आर में है एंड बी सी संबंध में नहीं है, बी सी क्या है, इस संबंध में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज क्या, ट्रांजिटिव। आर इज क्या होगा, देन आर जो होगा ना, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। देन आर देखो, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है, तो क्या होगा, आर क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए इस केस में तो ए बी है, बी सी है, ए सी होगा तो जाके ट्रांजिटिव होगा। इसमें अगर ए बी है, बी सी भी है और ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ए बी है और बी सी नहीं है, तो ए सी की खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर ए बी होगा, बी सी होगा तब ना हम ए सी खोजेंगे, लेकिन ए बी है या बी सी नहीं है, तो हम ए सी खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, एक स्पेशल केस होता है, इसमें ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है ये, ऑलवेज ट्रांजिटिव। किस केस में, ये सेकंड जो केस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जांपल है कि हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको और समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगला जो एग्जांपल देने जा रहे हैं उसे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जैसे एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, और एक संबंध ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1,2, ये 2,3, ये 1,3, ठीक है, और ये 3, ये 2। और आपको बताना है कि जो आर है कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो करेंगे क्या हम, बताइए, करेंगे, चेक करेंगे। अगर ए बी है तो बी सी होनी चाहिए। देखिए 1,2 अगर आर में है कि नहीं है, 1,2 आर में है, और ये 2,3 भी आर में है, तो ये ए सी होना चाहिए। तो 1,3
बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 इसमें मौजूद है। देखिए है ना। चलिए इसके लिए तो पास हो गया। अब देखिए ये 2,3, ठीक है, 3 से स्टार्ट हुआ है कौन, ये 3,2, मतलब एक और है ना। अब इसको चेक करते हैं। 2,3 उस संबंध में है और 3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 3 को माने मतलब ए बी और ये बी सी। 3,2 है, ठीक है ना। 3,2 बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा, ए सी होना चाहिए, मतलब 2,2 होना चाहिए। और 2,2 यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं है, यानी 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू कर जाएगा ना, तो यहीं पे क्या करेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आपको आ रही होगी कि कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझ लिए, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ तो आपको समझ में आ गया। अब ये सेट यही रहेगा और इसमें हम एक और सवाल आपको देता हूँ। केवल यहाँ पे 1,2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बताइए कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपको क्या बताए हैं कि नोट में देखिएगा, पॉज करके आप देखिए, पीछे जा करके नोट पे लिखवाए हैं, अगर ए बी हो और बी सी उसमें गिवन ही नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। देखिए यानी 1,2 है और 2 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पर उसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्या होगा ये, ऑलवेज ट्रांजिटिव। मतलब हमको क्या देखना है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है, बी सी भी आर में, तब ना ए सी देखेंगे। ये ए बी तो है लेकिन बी सी इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई। चलिए एक और संबंध रखते हैं, वो है 1,3, 3,2 और ये 1,2। देखिए तो देखिए इसको चेक करते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 और 3 से स्टार्ट मतलब बी सी, 1 ए बी और बी से शुरू होना 3,2, 3,2 ये भी आर में है, तो यानी ए सी होना चाहिए, 1,2 इसमें होना चाहिए। तो 1,2 बिलोंग्स टू, 1,2 क्या होगा, बिलोंग कर रहा है क्या, आर में। मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी इसमें मौजूद है, तो कहेंगे अर्थात इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आपको आ गई होगी। यानी संक्रामक संबंध के लिए, ये संक्रामक संबंध के लिए ये जरूरी है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। उसका एग्जांपल हम अभी देखे हैं, ठीक है ना। ये दो केस में क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। और तीसरा केस क्या है, जहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, तो उस केस में फेल करेगा, वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो ये हमने समझा कि क्या, कि संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक है ना, सम्मित संबंध क्या होता है, और आपको एक और समझे थे कौन, ये स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ये तीनों संबंध 12th क्लास का इंपॉर्टेंट संबंध है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और संबंध होता है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रिलेशन को हम लोग, देखिए इसको क्या कहते हैं, तो इसको समतुल्य संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ये समतुल्य संबंध हिंदी में कहते हैं इसको, कि स्वतुल्य संबंध क्या है। देखिए वैसा संबंध, ध्यान दीजिए, वैसा संबंध जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो तथा ट्रांजिटिव भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम समतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि देखो सम इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सबको देखो दिक्कत किस में है, हमको संक्रामक में, इसके जस्ट जो पीछे पड़े हैं स्वतुल्य संबंध में और ये सममित संबंध में, अगर तीनों के तीनों हो जाएगा ना तो उसको तो समतुल्य संबंध होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है था संबंध का प्रकार। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे इसके बहुत सारा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और वो जब उसमें एग्जाम्पल बहुत सारा देखोगे ना तो वहाँ से आपको, ठीक है ना, 4 5 10 सब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये संक्रामक संबंध कैसे हम लोग निकालते हैं, या संबंध के प्रकार पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।